बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन। IAS 36 इम्पेयरमेंट लॉस के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने वैल्यू इन यूज, रिकवरेबल अमाउंट, इन चीजों को डिस्कस कर लिया था। फेयर वैल्यू क्या होती है हमारे पास। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि उस एसेट की जिसके ऊपर इम्पेयरमेंट लॉस हो रही होती है उसकी डेप्रिसिएशन को हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है। कहते हैं आफ्टर द रिकॉग्निशन ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस। अब जैसे ही आप लोग इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड कर लेते हो उसके बाद आपका एसेट अपनी रिकवरेबल अमाउंट में मौजूद है, अपनी कैरिंग अमाउंट में नहीं होता, अपनी रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर मौजूद होता है। और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ये बिल्कुल वैसे ही जैसे NRV लॉस का रिवर्सल IS2 इन्वेंट्री में आप लोगों ने किया था। द डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ये IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स के लिए अमोर्टाइजेशन का वर्ड यूज होता रहता है, और IAS 16 PPE के लिए डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज होता रहता है। The depreciation charge for the asset shall be adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount less its residual value, if any, on a systematic basis over its remaining useful life. अब इस सारे सिनेरियो को समझने के लिए उसने आपको एक एग्जांपल दी, एग्जांपल नंबर 5। इसमें तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने इम्पेयरमेंट लॉस को डिस्कस करना है। इम्पेयरमेंट लॉस हमारे पास कितना आएगा, इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है, कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस। अब यहां पर देखें, PL owns a plant which has a carrying amount of rupees 248 million at 1st April 2019. It is being depreciated at 12.5% per annum on a reducing balance basis. The plant is used to manufacture a specific product which has been suffering a decline in sales due to, ये हमारे पास इंडिकेशन है इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग की। Therefore, the plant is being tested for impairment on 1st April 2020, पूरे एक साल के बाद। ऊपर जो कैरिंग अमाउंट गिवन है वो 1st अप्रैल 2019 की गिवन है। PL has estimated that the plant will be retired from use on 31st March 2023। हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड 31st March 2023 को है। The estimated net cash flows from the use of the plant and their present values are। अब देखिए नेट कैश फ्लोज उसने हमें बता दिया 120, 80, 52, और हमें इन नेट कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। उसने हमें प्रेजेंट वैल्यू खुद ही कैलकुलेट करके बता दिया कि इसकी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ये है। अब यहां पर अगर वो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देता तो प्रेजेंट वैल्यू हम लोग खुद फाइंड कर लेते। कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्काउंटिंग फैक्टर की वैल्यू बता देता है कि हमारे पास इसकी जो डिस्काउंटिंग फैक्टर की वैल्यू है वो 0.909 इस तरह से ये है, और तब भी हम लोग जाके खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर की वैल्यूज बता देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देगा, या खुद प्रेजेंट वैल्यूज को फाइंड करके दे देगा। तो यहां पर उसने प्रेजेंट वैल्यूज खुद फाइंड करके दे दी। 1st April 2020, PL had an alternative offer from the competitors to purchase the plant for rupees, ये है हमारे पास इसकी फेयर वैल्यू 200, 214.6, ये है हमारे पास इसकी वैल्यू इन यूज, और इसकी कैरिंग अमाउंट 248, उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करें 12.5% की, और इसकी कैरिंग अमाउंट देखें। मतलब डेप्रिसिएशन ना चार्ज करें तो डायरेक्ट अगर कैरिंग अमाउंट पर आए तो हम लोग इसको यूं लिख सकते हैं 248 मल्टीप्लाइड बाय 0.875 इज इक्वल टू 217, इसकी कैरिंग अमाउंट होगी। 12.5% डेप्रिशिएट होने के बाद 87.5% बाकी रह जाएगा, तो 248 का 87.5% हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। अब इसकी कैरिंग अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई, 217
वैल्यू इन यूज कितनी आ गई 214.6, जबकि हमारे पास इसकी फेयर वैल्यू कितनी आ गई, इसकी रिकवरेबल अमाउंट क्या बनेगी 214, रिकवरेबल अमाउंट इज लेस देन इट्स कैरिंग अमाउंट, तो इसके ऊपर इंपेयरमेंट लॉस कितने का आ जाएगा 2.4। क्लियर। इस एग्जांपल में कोई इशू। एग्जांपल नंबर 6, requirement calculate the carrying amount of the machine on 31st December 2003 immediately before the impairment. Impairment loss recognized in the year 31st December 2004 and the depreciation charge in the year to 31st December 2000 इन तीन का आंसर कर। On 1st January year 1, entity Q purchased for rupees 240,000 a machine with an estimated useful life of and an estimated zero residual value. Depreciation is charged on straight line basis on 1st January year 4. Year 4 के बिल्कुल स्टार्ट में हमारे पास an impairment review showed that the machine's recoverable amount to be rupees रिकवरेबल अमाउंट, मतलब वैल्यू जो फेयर वैल्यू नहीं, उन दोनों में से जो भी ग्रेटर है उसने हमें बता दी, और वो हमारे पास 100 है। एंड इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, अब ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट भी आ गया 10 ईयर। ये कब की बात है 1st जनवरी ईयर 4। तो हम लोगों ने यहाँ पर कैरिंग अमाउंट के बारे में बताना है। पहले देखें 240 डिवाइडेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड है, ईयर 3 कंप्लीट, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 कुछ भी नहीं हुआ था, तो यहां तक हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 36। तो हमारे पास इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी बन जाएगी, और ये कैरिंग अमाउंट कब की है 31st दिसंबर ईयर 3 204। फिर जैसे ही हम लोग नेक्स्ट ईयर में गए, ये देखें इमीडिएटली बिफोर द इम्पेयरमेंट, और अगर ये बात ना भी करता तो बेटा इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए जो इंडिकेशंस मिली थी हमने रिव्यू किया था वो ईयर 4 के स्टार्ट में किया था, 31 दिसंबर को तो इम्पेयरमेंट हुई ही नहीं, तो उससे पहले यही है इसकी कैरिंग अमाउंट। अब आ जाए 204 उसकी कैरिंग अमाउंट है, जबकि उसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना 2004 में रिकॉर्ड करेंगे 204 माइनस 100 इज इक्वल टू 104। ये बात क्लियर हो गई। ये देखें ये 104 आ जाएगा 104 डन। अच्छा अब हमसे कहा गया, आप ऊपर अगर डेप्रिसिएशन के टॉपिक को फिर से देखें, कहते हैं डेप्रिसिएशन आफ्टर द रिकॉग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, जो भी हो, फिर आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। आपने क्या करना है, द डेप्रिसिएशन और amortization is charged for the asset shall be adjusted in future periods to allocate the assets revised carrying amount, मतलब आप लोगों ने उसकी रिकवरेबल अमाउंट को ले लेना है, इम्पेयरमेंट लॉस के बाद उसकी जो वैल्यू हो आपने वो ले लेनी है और उसको डेप्रिशिएट करना है। इसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करें, सिस्टमैटिक बेसिस के ऊपर इसको डेप्रिशिएट करें ओवर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो अब देखें हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन गई 100 और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो ईयर 4 के लिए जो मैं इसको डेप्रिशिएट करूंगा वो 100 डिवाइडेड बाय 10,000 के साथ करूंगा। गॉट इट? ये ऑप्शन सी, डेप्रिसिएशन चार्ज पर ईयर 4 इज
10,000. The depreciation charge is based on the recoverable amount of the asset. कोई इशू यहाँ पे? नेक्स्ट, measuring recoverable amount. अब यहाँ पर इन डिटेल देखेंगे कि हम लोगों ने रिकवरेबल अमाउंट को कैसे मेजर करना है। उसके लिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और हमारे पास होनी चाहिए वैल्यू इन यूज। इन दोनों को कैलकुलेट करने के मेथड्स देखेंगे। कहते हैं नो नीड टू कैलकुलेट बोथ अमाउंट्स इन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसी सिचुएशन है, देखिए इंपेयरमेंट की टेस्टिंग हर साल करने से मना किया गया था। कहा गया था जब इंडिकेशंस हो तब इंपेयरमेंट की टेस्टिंग करना, और अगर इंडिकेशन नहीं है तो ये कंफर्म होता है कि रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से, तो इंपेयरमेंट वैसे ही नहीं हो रही होती। तो कैसे कहते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारे पास मौजूद हैं जिनमें आपको रिकवरेबल अमाउंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। मतलब ना तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल और ना ही उसकी वैल्यू इन यूज फाइंड करो। और वो सिचुएशंस कौन सी हैं? कहते हैं इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू डिटरमिन बोथ एन एसेट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल एंड इट्स वैल्यू इन यूज if either of these amount exceeds the assets carrying amount, the asset is not impaired and it is not necessary to estimate the कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट ना फाइंड करना। तो अब जब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल या वैल्यू इन यूज में से कोई भी एक अमाउंट हमारी एसिड्स की कैरिंग अमाउंट से ग्रेटर हो जाए तो दूसरी अमाउंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो जब दूसरी अमाउंट नहीं फाइंड करोगे तो रिकवरेबल अमाउंट भी आपके पास नहीं आ सकती, उसको फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि एसिड्स इंपेयर्ड नहीं हो रहा। राइट, मेरे पास मेरे एसिड्स की कैरिंग अमाउंट है 100 और ये कैरिंग अमाउंट है इसकी। मैं रिकवरेबल अमाउंट को चेक करने लगा और मुझे उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल 120 मिल गई। मैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करूंगा और आप आगे रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट भी ना करें और साथ में ये बात लिख दें कि रिकवरेबल अमाउंट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज में से कोई भी एक अमाउंट एसिड की कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो जाती है तो एसिड में इंपेयरमेंट नहीं हो रही, तो दूसरी अमाउंट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपने अपने पेपर में हर एक बात बतानी है फिर उसे। ये बात क्लियर हो गई? अब देखें, सपोज कि अगर मेरे पास वैल्यू इन यूज अब चाहे वो 90 आ जाए तब भी रिकवरेबल अमाउंट 120। क्लियर? चाहे वो 190 आ जाए अब रिकवरेबल अमाउंट 190, लेकिन दोनों सिचुएशन में एसिड्स तो अपनी 100 की वैल्यू पे ही रहेगा ना, क्योंकि इसकी कैरिंग अमाउंट कम है इसके रिकवरेबल अमाउंट से। ऑल क्लियर? अब इसकी एग्जांपल्स को देखें। एसिड्स कैरिंग अमाउंट इज रुपीज 500,000 and its fair value less cost of disposal is rupees, कहते हैं कैलकुलेट impairment loss if any, sorry, calculate impairment loss if value in use is 700,000। देखिए भाई, जैसे ही मैंने यहाँ पे देख लिया था 500 और 600, अब चाहे वैल्यू इन यूज कुछ भी हो इम्पेयरमेंट नहीं है। गॉट इट? चाहे 700 है तो 700 रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी, इम्पेयरमेंट तब भी नहीं है। चाहे ये 600 है तो 600 ही रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी, तब भी इम्पेयरमेंट नहीं है। चाहे ये 400 है तो रिकवरेबल अमाउंट 600 बन जाएगी, तब भी इम्पेयरमेंट नहीं है। ये बात समझ आ गई सब बच्चों? इसी तरह से ऊपर आपको वैल्यू यूज बता दे 600,000 और कहे कि इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करो, अगर वैल्यू इन जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ये हो तब भी कोई इम्पेयरमेंट। कोई भी एक अमाउंट आपके एसिड की कैरिंग अमाउंट से ग्रेटर हो जाए, नो इम्पेयर। क्लियर? तो यहां पर बेटा तीनों सिचुएशंस में उसने ये नील कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वैल्यू इन यूज। अभी हम लोगों ने क्या देखा था
कि हमें ये फाइंड करने की, रिकवरेबल अमाउंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है इन सिचुएशन। अब आते हैं हम लोग वैल्यू इन यूज की तरफ, कि वैल्यू इन यूज में कौन कौन से इनफ्लोज शामिल हैं और इसमें क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है, किन चीजों को इग्नोर करना है हम लोगों ने, और इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। और थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज में भाई ऐसे पॉइंट्स गिवन होते हैं और आपके एमसीक्यूज का एक एक ऑप्शन 2-2 3-3 लाइंस पे चला जाता है और वहां से पूछता है which of the following relates to value in use, which of the following relates to fair value, which of the following is not used in value in use। तो आपको इन तमाम सिचुएशन का पता होना चाहिए कि वैल्यू इन यूज में क्या चीजें शामिल होंगी। आप देखिए, तो फॉलोइंग एलिमेंट्स शैल बी रिफ्लेक्टेड इन द कैलकुलेशन ऑफ एसेट्स वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज में ये चीजें शामिल हो सकती हैं, कौन कौन सी? देखिए, हम लोग मौजूद है 31 दिसंबर ईयर 3 सपोज, और इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग कर रही है, और अभी मेरे एसिड्स की रिमेनिंग जो उसकी लाइफ 5 साल है, तो बेटा उसने अगले 5 साल तक मुझे बेनिफिट्स देने हैं। क्या उन 5 साल के बेनिफिट्स की एक्चुअल वैल्यू मैं बता सकता हूं? फ्यूचर के 5 साल के बेनिफिट्स की क्या एक्चुअल वैल्यू मैं बता सकता हूं? नहीं, एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो वैल्यू इन यूज में हमेशा एस्टिमेशन यूज होती है। क्लियर हो गई ये बात? अब देखें, कहते हैं एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज द एंटिटी एक्सपेक्ट टू डिराइव फ्रॉम द एसेट। आई होप कि ये वाला पॉइंट कोई मुश्किल नहीं है। वैल्यू इन यूज में आपने फ्यूचर के बेनिफिट्स को लेकर आना है और उनके एक एस्टिमेटेड अमाउंट। फिर एक्सपेक्टेशंस about possible variations in the amount or timing of those future cash flows। हमारी बिल्डिंग रेंट पर है, हमें पता है हर महीने कांस्टेंट रेंट है, लेकिन हर साल उसमें चेंज आ जाता है 20% का, रेंट में इंक्रीज हो जाता है। क्या वेरिएशन आ नहीं जाएगी? तो ये वेरिएशन भी साथ में अकाउंट फॉर करनी है, राइट। किसी किस्म की कोई वेरिएशन आती हैं या कोई अमाउंट्स के डिफरेंसेस आ जाते, टाइमिंग के डिफरेंसेस आ जाते हैं टाइम के हवाले से, वो वेरिएशंस भी आपने वैल्यू इन यूज में अकाउंट फॉर करनी है। फिर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्या मतलब? प्रेजेंट वैल्यू। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब टुडेज 1 रुपी इज नॉट इक्वल टू टुमारोज 1 रुपी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है कि आज का 1 रुपया कल के 1 रुपए के बराबर नहीं है। तो क्या करें, कल के 1 रुपए को आज की वैल्यू के मुताबिक देखो, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिप्रेजेंटेड बाय द करंट मार्केट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि करंट मार्केट, देखें भाई मुझे नहीं पता, देखिए प्रीवियस गवर्नमेंट एक डिफरेंट सिचुएशन थी, लेकिन हमें नहीं पता था आने वाले 2 सालों में हमारे साथ क्या होने वाला है। आज के हालात देख तो, लेकिन क्या प्रीवियस 2 ईयर्स में बैठे हुए आज के हालात का अंदाजा लगा सकते थे कि आपको पेट्रोल किस प्राइस में मिलेगा, डॉलर का रेट क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कितनी हो जाएगी? तो आप लोगों ने एक रेट उस टाइम पे देख लेना है कि फ्यूचर के कैश फ्लोज इस इन्फ्लेशन के लिहाज से मैं इनको कौन सी अमाउंट के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो। तो इसलिए कहता है कि आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी और रिप्रेजेंटेड बाय करंट मार्केट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्यूचर में कम ज्यादा हो सकता है, वो तो जब फ्यूचर में होगा तब देखेंगे, हमें आज तो फ्यूचर का पता नहीं है ना, तो इस वजह से आपने करंट मार्केट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट अप्लाई करना है, राइट। फिर कहते हैं द प्राइस फॉर बियरिंग द अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन द एसेट्स। क्या मतलब है इसका? प्राइस फॉर बियरिंग द अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन द एसेट। बेटा अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम लोगों ने कोई फैक्ट्री वगैरह लगाई हुई होती है ना, तो हमें जहां पर फैक्ट्री लगाई हुई हो उस फैक्ट्री के स्मोक की वजह से या उससे निकलने वाले जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उसकी वजह से आबो हवा मुतासिर हो रही होती है।
तो उसकी क्लीनिंग के लिए ना हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, उसके ऊपर हमारा एक्सपेंस आना होता है। दूसरा ये है कि जहां पे हम लोगों ने अपना एसिड फैक्ट्री वगैरह लगाई हुई है, डिमोलिशिंग कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ सकती है। तो ऐसी भी कोई कॉस्ट आ जाए तो आपने इसको भी वैल्यू इन यूज में अकाउंट फॉर करना है। अगर आपका कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है या आपकी कोई ऐसी ऑब्लिगेशंस है कि फ्यूचर में आपने किसी किस्म के कोई ऐसी स्टेप्स लेने हैं जिसमें आपका कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो आप लोगों ने उसको वैल्यू इन यूज में अकाउंट फॉर करना, राइट। Other factors such as liquidity that market participants would reflect in pricing the future cash flows the entity expect to derive from the assets। हम लोग जो अपने एसेट से जो भी फ्यूचर के कैश फ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उनमें फ्यूचर के मुताबिक चेंज आ सकता है। कहते हैं कि जैसे कि लिक्विड अदर फैक्टर, और अदर फैक्टर्स में कोई एक फैक्टर उसने बता दिया इलिक्विडिटी। कहते हैं मार्केट, और ये क्या है, कहते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब टोटल मार्केट वगैरह जितनी भी हमारे पास है वुड रिफ्लेक्ट इन प्राइसिंग द फ्यूचर कैश फ्लो, बेसिकली इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन की वजह से पूरी मार्केट मुतासिर होती रहती है, हर किसी ने प्राइसेस को इंक्रीज करना होता है। तो इसी वजह से कहता है मार्केट पार्टिसिपेंट वुड रिफ्लेक्ट इन प्राइसिंग द फ्यूचर कैश फ्लोज एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू ड्राइव फ्रॉम द एसेट। हमें तो नहीं मालूम था ना कि इन्फ्लेशन 200% हो जानी है और इतनी महंगी हमें चीजें मिलेंगी। तो अगर ऐसे कोई फैक्टर्स वगैरह आपकी नजर में हो तो आपने उनको भी वैल्यू इन यूज में लेकर आना। अब ये सारे फैक्टर से रेलेवेंट एग्जांपल्स हमें, हमारी जो एग्जांपल्स करेंगे ना उनमें ये चीजें हमें मिल जाएंगी। The elements identified above can be reflected either as adjustments to the future cash flows or as adjustments to the, कहते हैं ये जितने भी मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं ये या तो हमारे डिस्काउंट रेट को इफेक्ट कर रहे होंगे या फिर हमारे फ्यूचर के कैश इनफ्लोस को। आपने इन दोनों को जाके एडजस्ट करना है। फिर एस्टिमेट द फ्यूचर कैश फ्लो शुड बी बेस्ड ऑन रीजनेबल एंड सपोर्टेबल assumption that represent management's best estimate of the economic condition that will exist over the remaining useful life of the asset। आपकी जो एस्टिमेशन होनी चाहिए वो एक रिलायबल एस्टिमेशन होनी चाहिए और वो ऐसी एस्टिमेशन होनी चाहिए कि एक रीजनेबल और सपोर्टेबल assumption होनी चाहिए कि अगर कोई आपसे ये कहे कि आपने ये अमाउंट सपोज क्यों की, आपसे रीजन दे सकते कि मैंने ये ना कहें बस मुझे ऐसे लगे कि यही होंगे तो मैंने लिख दिया, ये नहीं। एक ऐसा रीजन दे उसे जो लॉजिकल हो और वो आपकी बात को मान ले, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, सही। आप जो पास्ट हिस्ट्री बताएं कि भाई हर साल मेरी जो सेल्स में इंक्रीज आ रहा है 10% का आ रहा है, इसी चीज को बेस बनाते हुए मैंने अपने फ्यूचर के कैश इनफ्लोज को 10% इंक्रीज करता गया, ये लॉजिक है। क्लियर। कहते हैं इंक्लूड इन फ्यूचर कैश फ्लोज, क्या क्या चीजें आपने शामिल करनी है फ्यूचर के कैश फ्लोज में वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में शामिल है। एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज मस्ट इंक्लूड कैश इनफ्लोज फ्रॉम द कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द एसेट। अगर हम लोग उसको यूज करते रहें उसे जो बेनिफिट्स मिले वो आप लोगों ने आके लिखने हैं, और इसके साथ कैश आउटफ्लोज लेकर आने हैं that will be necessarily incurred to generate the cash inflows from continuing use of the asset। बेसिकली आप लोगों ने वैल्यू इन यूज के लिए जो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है वो नेट कैश फ्लोज की करनी है, ना कि कैश इनफ्लोज की, नेट कैश फ्लोज की करनी है। मतलब अगर उन इनफ्लोज को अर्न करने के लिए आप किसी किस्म का कोई कैश आउटफ्लो करते हो तो कैश आउटफ्लो डिडक्ट कर लेना। क्या आपका फर्स्ट ईयर का इनफ्लो था 100, लेकिन इस 100 को अर्न करने के लिए 20 का आपका कैश आउटफ्लो भी था,
आपने 100 की प्रेजेंट वैल्यू नहीं फाइंड करनी, 100 से नहीं जाएगा, 100 माइनस 20 आपने 80 को लेके जाना है, नेट कैश इनफ्लो। क्लियर? फिर और नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ एसिड्स, और जब आपके एसिड की यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो जाए उसको सेल करने पर जो आपको सेल प्रोसीड्स मिले, आपने उनकी भी प्रेजेंट वैल्यू इन यूज में शामिल कर दी। कोई इशू? फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज आर एस्टिमेटेड फॉर द एसिड इन इट्स करंट कंडीशन। अब देखिए भाई, फ्यूचर में कुछ भी एक्सपेक्टेड हो सकता है। आपने ये नहीं देखना कि 2 साल बाद इसकी हालत क्या होगी, आपने ये देखना है कि आज के दिन मेरा एसिड इस हालत में है, और अगर ये इसी हालत को बरकरार रखे तो अपनी यूजफुल लाइफ के एंड तक मुझे कितना बेनिफिट देगा। क्लियर? एक्सक्लूड फ्रॉम फ्यूचर कैश फ्लो, ये वो चीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, अक्सर क्वेश्चन में ये चीजें होती हैं और हमारे माइंड में सिर्फ यही होता है कैश इनफ्लोस है तो बस शामिल कर दो, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोगों ने ये वो चीजें हैं जो कैश फ्लोज का पार्ट नहीं बनने देनी। वो कौन कौन सी हैं? कहते हैं एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज मस्ट नॉट इंक्लूड कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसका ताल्लुक बेटा आपके स्टैंडर्ड IAS 7 से है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 किस्म की हमारे पास एक्टिविटीज मौजूद होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से मुराद होता है आप अपने बिजनेस को फाइनेंस किस तरह से कर रहे हैं। तो आप किस तरह से अपने बिजनेस को फाइनेंस करेंगे? आपने कहा भाई मेरा अपना पैसा है, मैं अपना बिजनेस अपने पैसे से रन कर रहा हूं। आपने कहा मेरे पास कंपनी है, मेरे पास शेयर होल्डिंग है, मेरे पास शेयर होल्डर्स मौजूद हैं, मैं शेयर इशू किए मैंने और मैंने पब्लिक से पैसा लिया, तो मैं अपने बिजनेस को फाइनेंस शेयर होल्डिंग से कर रहा हूँ, इक्विटी का पार्ट कर रहा हूँ, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसी तरह से आपने कहा कि भाई मेरे पास पैसे कम थे, शेयर कैपिटल कम था, लेकिन प्रोजेक्ट एक हैवी प्रोजेक्ट था तो मैंने बैंक से लोन लिया, ये भी आपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए लिया था। कहते हैं जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करते हैं, मतलब अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो आपका कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं है। क्लियर? बात क्लियर? उसको आप लोगों ने अपनी वैल्यू इन यूज का पार्ट नहीं, एस्टिमेटेड कैश फ्लोज का पार्ट नहीं बनाना। इसी तरह इनकम टैक्स रिसीट्स और पेमेंट, किसी किस्म के भी कोई टैक्सेस की बात आ जाए, क्या आपने इसके ऊपर इतने % टैक्स पे करना है, आपने उसको इग्नोर कर देना। आपने ग्रॉस अमाउंट की जाके प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स नहीं करनी। टैक्स को अपना कैश आउटफ्लो कंसीडर नहीं करता। अब ऐसा हो सकता है कि वो आपसे कह दे कि भाई हमारे पास 80 रुपीज हमारा कैश इनफ्लो है आफ्टर डिडक्टिंग 20% टैक्स। आपने 80 की अमाउंट नहीं लेनी, आपने इस पे 20% मजीद शामिल करके आपने ग्रॉस अमाउंट 100 को जाके कैश इनफ्लो में रखना है। ये कंफ्यूज करने के लिए वो टैक्स डिडक्ट करके आपको आपके इनफ्लोज बता सकता है, तो आपने उनका रिवर्स कैलकुलेशन करनी है और ग्रॉस अमाउंट उनकी फाइंड कर देनी है। तो टैक्सेस को और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, किसी किस्म के कोई आप लोगों ने शेयर इशू किए, शेयर इशुएंस के ऊपर आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ गई, किसी किस्म का आपने लोन लिया, लोन लेने पर आपको कोई प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह पे करने पड़ गए, आपने इन तमाम चीजों को इग्नोर कर देना। Any estimate of future cash flows should not include estimated future cash flows that are expected to arise from। अब ये 2 पॉइंट्स
ये भी आपने अपने फ्यूचर के एस्टिमेटेड कैश फ्लोज में शामिल नहीं करने। अब फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग टू विच एन एंटिटी इज नॉट येट कमिटेड, ऐसी कोई सी किस्म की कोई रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट जिसके बारे में अभी तक आपने कोई कमिटमेंट नहीं की हुई, आपने उसको अकाउंट फॉर नहीं कर, राइट। नेक्स्ट क्या, इंप्रूविंग और इनहांसिंग एसेट्स परफॉर्म। तो ये बात अगर यहाँ पे ना बताता तो उसने आपको पीछे बता दिया था कि जब आपने फ्यूचर के कैश फ्लोज को कैलकुलेट करना है तो आपने करंट कंडीशन को देखना है एसेट्स की। लेकिन उसने कहा कि शायद तुम लोग भूल गए हो, तो दोबारा बता दूं कि अगर फ्यूचर में जाके अपने एसेट की रिस्ट्रक्चरिंग करते हो, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हो, उसको इंप्रूव करते हो, तो लाजमी बात है उसके फ्यूचर कैश फ्लो चेंज हो जाएंगे। तुमने अकाउंट फॉर नहीं करते क्योंकि हम एसेट्स को आज के दिन देख रहे हैं और उसकी करंट कंडीशन पर देख रहे हैं, विदाउट इंप्रूवमेंट्स देख रहे हैं। क्लियर? वंस द एंटिटी इज कमिटेड टू द रीस्ट्रक्चरिंग, अब देखिए यहां पर उसने क्या किया था कि भाई रीस्ट्रक्चरिंग या फ्यूचर की और कमिट नहीं की तो शामिल ना करना। लेकिन कहते हैं अगर आप कमिट कर चुके हो, कमिटेड है आपके साथ, तो फिर टू द रिस्ट्रक्चरिंग इट्स एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड फ्यूचर कैश आउटफ्लोज फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग वैल्यू इन यूज reflect the cost saving and other benefits from the restructuring। अगर कमिट कर चुके हो तो रिकॉर्ड कर देना, उसके कैश इनफ्लोज कैश आउटफ्लोज फिर वैसे ही लेके चलना। लेकिन अगर कमिटेड नहीं है तो फिर आपने उसको नहीं छेड़ना रिस्ट्रक्चरिंग को। फिर डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग अ सूटेबल डिस्काउंट रेट टू द कैश फ्लोज। द डिस्काउंट रेट मस्ट बी अ प्री टैक्स रेट, टैक्स को शामिल नहीं करना था हम लोगों ने, तो प्री टैक्स रेट एंड रिफ्लेक्ट्स करंट मार्केट असेसमेंट्स ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी and the risk specific to the assets for which the future cash flows estimates have not been adjusted। तो आपने इन दोनों बातों का ख्याल रखते हुए कोई एक स्पेसिफिक रेट देना है, तो रेट आपको खुद ही बता देगा कि रेट क्या है, या आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर की वैल्यू ही आपको बता देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। वैल्यू यूज के बारे में सारी बातें उसने बता दी, क्या चीजें आपने कैश इनफ्लोज में शामिल करनी है, क्या चीजें शामिल नहीं करनी है, उनकी डिस्काउंटिंग कैसे करनी है आपको। अब आ जाती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ, ये वैल्यू यूज की निस्बत ज्यादा है कि ये क्या है, इट मे बी पॉसिबल to measure fair value less cost of disposal even if there is not a quoted price in an active market for an identical assets। कहता है even if there is not a quoted price, अगर आपको इवन के प्राइस ना भी मिल रही हो आइडेंटिकल एसिड्स के साथ, आप फिर भी उसकी फेयर वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। However, sometimes it will not be possible to measure fair value less cost of disposal because there is no basis for making a reliable estimate of the price at which an orderly transaction to sell the asset would take place between market participants at the measurement date under current market condition। In this case, entity may use the assets value in use as its, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा देखो बात क्या है, कहता है कि आपने अपने एसेट की फेयर वैल्यू फाइंड करनी है, आप अपने एसेट को मार्केट में लेके चले जाओ और लोगों से पूछो हाँ भाई ये फॉर सेल है, कितने में आप लोग ये हमसे लेओगे, तो हमें उसकी फेयर वैल्यू मिल जाएगी। कहता है कि इन केस अगर आपको आपके एसेट की फेयर वैल्यू नहीं मिल रही तो आप लोग क्या करो, आप सेम एसेट मार्केट में ढूंढो, सेम प्रॉपर्टीज का एसेट मार्केट में ढूंढो। मतलब हमारे पास कोई लैपटॉप हो तो हम अपने लैपटॉप को सेम कंडीशन के साथ
कि भाई उसके अंदर ये रोम, ये रैम और ये प्रॉपर्टीज मौजूद हों, ये प्रोसेसिंग सिस्टम हो, या मोबाइल है तो सेम कंडीशन के साथ, कोई गाड़ी है तो सेम मॉडल की गाड़ी अगर मार्केट में अवेलेबल है, तो कहते हैं आप उसका आइडेंटिकल आइटम जाके देखो, उस आइडेंटिकल आइटम की वैल्यू पूछ लो, जो वैल्यू उसकी होगी ना वही आपके एसिड की फेयर वैल्यू। ये फर्स्ट वाली ये जो 1.5 थी ना आइडेंटिकल एसिड, ये उसकी तशरीह की एक्सप्लेनेशन की कि आप अपने एसिड की फेयर वैल्यू को डिटरमिन करो। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप फेयर वैल्यू नहीं डिटरमिन कर पा रहे, तो आप अपने एसिड जैसे आइडेंटिकल एसिड की मार्केट वैल्यू देख लो, वो आपके एसिड की फेयर वैल्यू मिल जाएगी। फिर कहता है कभी कभी मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन मौजूद होती है कि आप अपने एसिड की फेयर वैल्यू को डिटरमिन नहीं कर पाते, कि ना तो कोई आपके एसिड को परचेज करने वाला होता है और ना ही उस जैसा कोई आइडेंटिकल आइटम मौजूद है, तो आप अपने एसिड की फेयर वैल्यू को डिटरमिन नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में आप उसकी वैल्यू इन जूस को रिकवरेबल अमाउंट कंसीडर करते हैं। क्लियर हो गई बात? कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइट इंक्लूड, अब देखें कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में कौन कौन सी कॉस्ट शामिल है। लीगल कॉस्ट हो सकते हैं, वो एसिड ट्रांसफर करने की कॉस्ट वैसे तो जो खरीदता है उसको बियर करनी पड़ती है, हो सकता है आपको करनी पड़ जाए, तो वो लीगल कॉस्ट आप लोग पे करोगे। दूसरा क्या है, स्टैंप ड्यूटी वगैरह, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द एसिड एंड डायरेक्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू ब्रिंग एन एसिड इनटू कंडीशन फॉर इट्स सेल, जैसे मार्केट तक लेके जाने की कॉस्ट, तो मार्केट में लेकर जाएंगे तो वो सेल होगा, तो वो भी हमारे पास आ सकती है। redundancies and restructuring cost to be incurred after the sale of the business are not cost of disposal। sale of the business कि किसी किस्म की कोई रिडंडेंसी आ जाती है, रिस्ट्रक्चरिंग आ जाती है आपके पास, कि आप अपने बिजनेस को ही सेल कर रहे हो, तो सेल ऑफ बिजनेस की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का पार्ट नहीं बनेगी। हाँ, इसके अलावा अगर कोई लीगल ड्यूटीज हैं, स्टैंप ड्यूटीज वगैरह हैं, ट्रांसफर फी है आपके पास, कोई कमीशन वगैरह आप पे कर रहे हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का पार्ट बन जाएंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 8। Calculate the impairment loss if the appropriate discount rate is 10%। अब क्वेश्चन को पढ़ें भाई, जब भी इम्पेयरमेंट लॉस की बात आ जाए, आपने एक छोटी सी मतलब जो हमारे पास मेथड होता है, आपने उसे सबसे पहले अपने एसिड की कैरिंग अमाउंट बतानी है, सबसे पहले अपने एसिड की कैरिंग अमाउंट बतानी है। अब देखिए हमारे पास कैरिंग अमाउंट या तो ये डायरेक्ट आ जाएगी, या कैरिंग अमाउंट हमारे पास किस तरह से आती रहती है, आप उसे बताओ, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं कि आपने अपने पेज के ऊपर इस तरह से इसको कैलकुलेट इस तरह से बताना है कि ये आपके पास कॉस्ट आ गई, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई, और ये इसके कैरिंग अमाउंट। फिर आपने जाना है रिकवरेबल अमाउंट की तरफ, यहां पर आपने लिखना है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और वो दोनों अमाउंट आपने यहां पर यूं, फिर यहां पर आ जाएगा वैल्यू इन यूज, वो आपने लिखी, और इन दोनों में से जो ग्रेटर अमाउंट हो वो आपने चूज कर लेनी है। ओके, फिर आपने आना है इम्पेयरमेंट लॉस की तरफ, और इम्पेयरमेंट लॉस में हमेशा कैरिंग अमाउंट लेस रिकवरेबल अमाउंट, और आपने इम्पेयरमेंट लॉस बता दें। ओके हो गई बात। अब यहाँ पे देखें, Skyline Limited operates a 4-star hotel facility in Murray. The hotel was constructed at a cost of rupees 5 years back, मतलब 5 साल उससे गुजर चुके हैं बने हुए, and it has been depreciated on a straight line basis. The total useful life of and residual value is, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है अब उसकी,
10 साल, 5 साल गुजर चुके हैं, टोटल 15 साल है, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10 साल है अभी, और इसकी रेजिडुअल वैल्यू 20%। कहते हैं देयर आर इंडिकेशन दैट द प्रॉपर्टी इज नॉट परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड ड्यू टू, अब उसकी परफॉर्मेंस में डिक्रीज आ गया। रीजन ओपनिंग अ competing hotel nearby and a significant drop in number of tourists to the area because of terrorism। इंडिकेशन मिल गई इंपेयरमेंट की, ये इंपेयरमेंट की जस्ट इंडिकेशन है कि टेस्ट ऑफ इंपेयरमेंट परफॉर्म करें, रिकवरेबल अमाउंट को फाइंड करें। ऊपर वाले डाटा से हमें कैरिंग अमाउंट का पता चल सकता है। अब देखें, there is a 40% probability that the hotel will generate net cash flows of rupees per annum and 60% probability that the cash flows would only be rupees 20 million per annum for its कितने अरसे के लिए, अगले 10 साल के लिए। कहते हैं 40% चांस है कि 40 मिलियन रिकवर हमें इनफ्लोज मिलते जाए, और 60% चांस है कि हमें 20 मिलियन पर एनम इनफ्लोज मिलते जाए। ये वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन में यूज होगा, और उसके लिए हमने रिमेनिंग जो सुधार फॉर 10 ईयर्स लेके चलना है, एंड इट इज नाउ एस्टिमेटेड दैट नेट डिस्पोजल प्रोसीड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ विल बी, और उसके बाद आपका होटल किसी काम का नहीं है। क्लियर? और डिस्काउंट रेट क्या अप्लाई करना है हम लोगों ने, कहते हैं द प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू हैज बीन एस्टिमेटेड एट रुपीज and 5% of the proceeds from sale would be expended in, क्या मतलब, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 5% है हमारे पास। ये बात क्लियर हो गई? अब देखें बेटा, सबसे पहले आ जाए इसकी कैरिंग अमाउंट के ऊपर। कॉस्ट कितनी, यहां पर आ जाएंगे 3। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अभी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें 300 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये रेजिडुअल वैल्यू पे 20%, 300 का 20% 60, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 15 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5, 80। तो यहां पर 80 आ, तो आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट क्या आपको मिल गई, यहां तक किसी को कोई। फिर आ जाते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ये ज्यादा इजी है। तो फेयर वैल्यू हमारे पास कितनी है, 200 लेस इसका 5%, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 19। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं वैल्यू इन यूज पर। तो भाई वैल्यू इन यूज देखो, इनफ्लोज हर साल इक्वल हैं, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी चेंज है। तो आप लोगों ने जब यहां पर इनफ्लोज को लेना हो तो इनकी प्रोबेबिलिटीज के मुताबिक लो कि 40, अब इसके आने के कितने परसेंट चांसेस हैं, और इसमें ऐड कर दो 20, और इसके आने के कितने परसेंट चांसेस हैं। आपने दोनों को खुश करना है, आपने वेटेड एवरेज कैश फ्लोज लेकर आने हैं। बात क्लियर हुई ना, 20 ना 40, और ना ही 20-40 की एवरेज 30, वेटेड एवरेज के 40 वालों की वेटेज 40% और 20 वालों की वेटेज 60%, वेटेड एवरेज आपने इस तरह। अब देखो ये इनफ्लोज आपके पास कितने आ जाएंगे, बाद में वेटेज 100% हो जाती है ना, तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, तो ये 28 आ जाए। अब हर साल 28 का कैश इनफ्लो है, कितने अरसे के लिए, 10 साल के लिए, हर साल सेम है। कौन सा फैक्टर अप्लाई करेंगे, 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए एन्युटी फैक्टर अप्लाई करो। याद है एन्युटी फैक्टर, और वो किस तरह से, 28
रेंटल्स इनटू, ये फ्रैक्शन लगा दो, डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 प्लस 0.1, ये 10% लिख लिया, रेज टू पावर नंबर ऑफ रेंटल। अच्छा ये 1 ना पहले आता रहता है डिस्काउंटिंग फैक्टर में, वन माइनस ये रेज टू पावर 10 एंड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.1, ये इनकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। और ये प्रेजेंट वैल्यू आपके पास क्या बन रही है, 172। ये बात क्लियर हो गई। तो इसमें से रिकवरेबल अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 190। अब इंपेयरमेंट लॉस की तरफ चलें, पहले डिसाइड करें कि इंपेयरमेंट है कैरिंग अमाउंट 220, रिकवरेबल अमाउंट 190, इंपेयरमेंट है। अब यहां पे कैलकुलेट कर लो, 220 माइनस 190 इज इक्वल टू, बेटा आपको मार्क्स 5 मार्क्स इस तरह से मिलेंगे। अगर आप ऐसे ही लिख देंगे तो क्या उसे कुछ ना पता चले तो आपको 5 मार्क्स नहीं मिलने वाले। सपोज कि अगर ये 5 मार्क्स का हो तो मतलब 100% मार्क्स इस तरह से। क्लियर। अब जरा इसको देख लें, इसने यहाँ से ये देखो, ये कैरिंग अमाउंट आपको समझ आ गई होगी, आपको ये 190 की भी समझ आ गई होगी। अब देखिए उसने भी यही तीनों चीजें बताई, वैल्यू इन यूज 40 का 40%, 20 का 60% मल्टीप्लाइड बाय, ये बेसिकली डिस्काउंटिंग फैक्टर है, इसकी वैल्यू है, ये जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है इसकी वैल्यू है 6.145। ये देखें 1 माइनस 1.1 रेज टू माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10%, एन्युटी फैक्टर 6.145। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू बता देते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर, राइट। तो हम लोग अपने कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाती है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू देखो क्या आ गई, रिकवरेबल अमाउंट क्या डिसाइड करें हम लोग। अब देखो इसने यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट बता दी 190 विच एवर इज हायर, तो इंपेयरमेंट लॉस 30 हो जाएगी कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 9, इसको सॉल्व करें। कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस इफ द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज, शाबाश जरा जल्दी से इसके बारे मुझे कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ये तो सबसे पहले फाइंड करके दो ना मुझे, वैल्यू इन यूज को बाद में देखनी है। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा फिर वही इंपेयरमेंट लॉस फाइंड करना है, तो आप लोगों ने कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, वैल्यू इन यूज, रिकवरेबल अमाउंट, तो बाद में जाके कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को जाकर आपस में कंपेयर कर दो और इंपेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन। इस क्वेश्चन में ना सिर्फ और सिर्फ वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए कैरिंग अमाउंट उसने एज इट इज आपको खुद बता दी 1.8, राइट। उसके बाद अगर आप लोग देखें यहां से फेयर वैल्यू और इस पे 2% कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है, तो बेसिकली इसका 98% आपने ले लेना था। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आपके पास इसकी कितनी बन जानी थी, 28,000, तो आपके पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल बन जाना था 1372,000, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। अच्छा यहां से पता चल गया है भाई इंपेयरमेंट के चांसेस हैं, ओके। अब चलते हैं वैल्यू इन यूज की तरफ। वैल्यू इन यूज में जब हम लोग जाएंगे बेटा गौर से देखें, डिफरेंट कैश इनफ्लोज, रेवेन्यू कैश इनफ्लो होता है, कॉस्ट कैश आउटफ्लो होती हैं। आपने बेटा जब आप अपने पास देखिए ये एमसीक्यूज पेपर तो है नहीं ना कि आप अपनी रफ सी वर्किंग करेंगे और जाके एमसीक्यूज को टिक कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उसे वैल्यू यूज की वर्किंग शो करें, उसे बताएं, आप एक कॉलम कैश इनफ्लो ऐसे ही बताएं जैसे ये बने हुए। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है नेट कैश फ्लो,
यहाँ पे नेट कैश फ्लो लिखना है। नेट कैश फ्लो में आप इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे अमाउंट्स लिखते जाए। ये हर साल के नेट कैश फ्लो 960 माइनस 240 इज इक्वल टू 720,000। आप लोगों ने अगेन इसी तरह से करना है, ऐसे ही इस टेबल को आगे कंटिन्यू कर लेना है आप लोगों ने। यहां पर 660,000 और यहां पर 410,000 प्लस 50,000। ये भी तो क्या है, आपका कैश इनफ्लो है, डिस्पोजल, ये भी शामिल होगा। और ये वैल्यू यूज में हम लोगों ने पढ़ा था। तो थर्ड ईयर पर जाकर जो आप लोगों का नेट कैश इनफ्लो है वो 460,000 का। उस 50 को अलग फिर कश्ती पे ना बिठाओ, 410 ने जहां से जाना है 50 ने भी उधर ही से जाना है, तो दोनों को एक साथ भेजो। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक और फैक्टर यहां पर ऐसा भी हो सकता है आप डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू लिख दो, लेकिन अगर आप उसे डिस्काउंटिंग फैक्टर की वैल्यू भी खुद से बता दो तो बहुत अच्छी बात है कि डिस्काउंटिंग फैक्टर हमारे पास ये है। प्रेजेंट वैल्यू लिख रहे हो तो वो भी आप उसे डायरेक्ट बता सकते हो। तो यहां पर आप लोग आ गए, सपोज के डिस्काउंटिंग फैक्टर आपने लिखना है। बेटा डिस्काउंटिंग फैक्टर बहुत इजी था, ये देखें, अगर डिफरेंट डिफरेंट कैश इनफ्लोस हो तो डिस्काउंटिंग फैक्टर हमारे पास इस तरह से होता है 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस टी, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। और अगर सेम सेम कैश इनफ्लोस हो तो हमारे पास जो डिस्काउंटिंग फैक्टर आता रहता है वो होता है 1 माइनस 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर। तो ये होता है क्लियर। अब ऊपर वाला इसको हमने यूज करना है। तो देखिए भाई, फर्स्ट ईयर के लिए 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर माइनस 1, ये फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.909। आपने यहाँ पे, और ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक जरूर लिखा करें एक्यूरेसी के लिए, 0.909। अच्छा भाई, ये एमसीक्यू नहीं है कि आप कहें कि मिस्टर ए का जो आंसर है मिस्टर बी का भी वही हो, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ सकता है। उसने आपका पेपर चेक आपकी वर्किंग के मुताबिक करना है। अब जब आपने यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख दिया, अपनी इस नेट कैश फ्लो का भी इससे मल्टीप्लाई करना, अब टोटल अमाउंट से ना करना फिर। क्लियर। या तो आप प्रेजेंट वैल्यू का ही कॉलम लिख लेते, फिर टोटल अमाउंट के साथ कर लेते, एक डिफरेंट वैल्यू आपके पास आ जाती। जब सेकेंड ईयर के लिए जाएंगे तो बेटा यहाँ पे सिर्फ 1 की जगह पे 2, तो ये वैल्यू आपके पास में 0.826। इसी तरह से थर्ड ईयर के लिए जो आपके पास डिस्काउंटिंग फैक्टर बनेगा 0.751। अब आपने इनकी प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। नेट कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब प्रेजेंट वैल्यू आपके पास किस तरह से आएंगी, 720,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909 इज इक्वल टू 654480। अब हो सकता है बुक वाले और मेरे आंसर में कोई डिफरेंस आ जाए कि पता नहीं उसने डिस्काउंट फैक्टर कंप्लीट लिया या राउंड ऑफ करके लिया। राउंड ऑफ करके लिया तो फिर उसका मेरा आंसर ठीक होगा। ओके। अच्छा, इसी तरह से 660 डिवाइडेड बाय 826 मल्टीप्लाइड बाय 0.826 545160 और 460 मल्टीप्लाइड बाय 0.751 345460। और इन तीनों को आपने ऐड कर लेना है।
545160 प्लस फर्स्ट वाला कौन सा था 654480 1545 100 1545 100 ये आपके पास है वैल्यू इन यूज। तो मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट कौन सी बनेगी 1545 100 क्योंकि ये ग्रेटर है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल से। और कैरिंग अमाउंट कितनी है 1.8 मिलियन। तो रिकवरेबल अमाउंट कम है इंपेयरमेंट लॉस आएगा कितने का 1800,000 माइनस आंसर 254900 254900 ये आपके पास इंपेयरमेंट लॉस ऐसा ही है 254393 जबकि मेरे पास क्या आ रहा है 254900 ये जस्ट राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस और कुछ भी नहीं। ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत कर देगा आपका मैंने पहले कहा था एमसीक्यूज नहीं है ये। अब उसने आपका आंसर इस तरह से चेक करना है कि आपने राउंडिंग ऑफ उसने अब देखें यहाँ पर सेम आपको ये कैश इनफ्लोज डिस्पोजल ये समझ आ गई हम लोगों ने यही टेबल ही तो बना के दिया था उसे। उसके बाद देखें उसने ये 4 डिजिट्स लिए थे और हम लोगों ने सिर्फ इसका डिफरेंस आया है उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं था और ये वैल्यू 654545 654480 मैंने लिख दिया था और उसने 545 उसने अब आपकी ये जो कैलकुलेशन चेक करनी है आपकी वर्किंग के मुताबिक कर क्या आपने क्या लिखा था। आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे करने का मकसद ही यही था कि जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं हमें नहीं पता होता कि भाई उसने 3 डिजिट लेने हैं 4 डिजिट लेने हैं उसमें कंप्लीट अमाउंट देनी है। आप उसको जैसा सॉल्यूशन बना कर दोगे उसके मेथड यहाँ पर आके देखते हैं क्लियर। आप अगर चाहें तो इसके लिए आप फार्मूला भी अप्लाई मतलब कंप्लीट फार्मूला अप्लाई करते हैं क्या आप उसे यहाँ पर बता दीजिए नेट कैश फ्लोज फाइंड करें फिर आप लोग चाहें वैल्यू इन यूज के लिए ये देखिए आप यूं भी कर सकते थे वैल्यू इन यूज इज इक्वल टू फर्स्ट कैश इनफ्लो कितने हैं आप इसको यूं भी कर सकते थे 720,000 इंटू 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर -1 प्लस अभी भी डिफरेंस आएगा लेकिन अब एग्जैक्ट टोटल अब उसने यहां से चेक करना है आपका फार्मूला क्लियर। अभी भी हो सकता है उसके जस्ट सॉल्यूशन से मैच ना करे लेकिन वो गलत नहीं करेगा क्यों आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब यहाँ आप जैसी वर्किंग शो करोगे उसने वैसे देख लेना उसको क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर ना परेशान हो जाना कि भाई पता चले मिस्टर ए कहे यार मेरे पास तो 393 था बी कहे कि नहीं यार वो 900 आ रहा था वो दोनों कंफ्यूज है दोनों का आंसर ठीक है ओके। इसी तरह आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे 660,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर -2 प्लस 460 into 1 plus 0.1 raised to power -3 is equal to अब जरा इसको देखें क्या आंसर आता है हमारे पास एग्जैक्ट इस तरह से 1545,604 अब वैल्यू इन यूज ये है। अब 1.8 मिलियन के साथ इसको जरा माइनस करो तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ रहा है जी 254,396 अब देखो अभी भी डिफरेंस आ रहा है ये तो ये सिर्फ राउंडिंग ऑफ की वजह से आते हैं और यहाँ पर क्या उसने दिया था 393। अब देखो उसने 4 डिजिट तक किया तो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस कम है हम 3 डिजिट तक रहे थे राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस काफी सारा आ गया था हालांकि कहने को सिर्फ 1 डिजिट था क्लियर। तो एक्यूरेसी के लिए जरूरी होता है कि अमाउंट अच्छी खासी ली जाए तब आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। आई होप के और ये बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप उसे फिर ये वाले कॉलम ना बताएं आप सिर्फ नेट कैश इनफ्लोस फाइंड करें
और वैल्यू यूज के लिए ये वाली इक्वेशन पूरी लिख कर एंड पर वैल्यू बता, एंड पर ये वैल्यू, ये बेस्ट प्रेजेंटेशन है। क्लियर हो गई बात? हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट कर ली, एग्जाम्पल नंबर 10 आप लोगों ने सॉल्व कर लेनी है, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट के लेक्चर में रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।